नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में देखा था हमने रंगनाथन जी की जितनी भी बुक्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था और उनके बारे में जो उनके द्वारा जो फेमस वर्गीकरण पद्धति है कोलन क्लासिफिकेशन उसके बारे में भी देखा था। और कुछ एक दो चीज़ें हैं उसमें रह गई थी अपनी, वो थी तो जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसका प्रकाशक कौन है। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो जो और एक है कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन है उस जो 1933 में आया था उसका प्रकाशक है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में बहुत बार पुटअप हो चुके हैं, तो इसलिए इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो 1931 में लिखा गया उसका प्रकाशक कौन है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन का प्रकाशक भी कौन है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है। आज हम बात करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि रंगनाथन जी के बारे में बात हो गई है। वर्गीकरण की जो प्रमुख पद्धति है वो हमारे भारतीय पुस्तकालय के अंदर यूज की जाती है और भारत की जो प्रमुख पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है वो है कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन जो पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई थी, देखो रंगनाथन जी के द्वारा। ठीक है, बात करेंगे कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन। देखो सबको सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कोलन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई, तो वो दी गई थी रंगनाथन जी के द्वारा। किन्होंने दी थी, रंगनाथन महोदय ने कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति दी थी। और इस जो ये कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति थी इसके अंदर कितने मतलब कि मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। किसका, मिश्रित अंकन का। ठीक है, मिश्रित ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि कोलन क्लासिफिकेशन में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया जाता है, मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। अब मिश्रित अंकन क्या होता है, देखो नाम से स्पष्ट है। मिश्रित अंकन तो जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो मिश्रित अंकन कहलाता है। और वैसे नाम से भी स्पष्ट है, ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण के बारे में। ठीक है, कि कोलन क्लासिफिकेशन के कितने एडिशन आ चुके हैं, तो बात करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करणों में। ठीक है, संस्करणों के अंदर देखते हैं तो इसका जो फर्स्ट संस्करण आया था वो आया था 1933 में। ठीक है, सेकंड एडिशन आया था वो आया था 1939 के अंदर। ठीक है, थर्ड आया था वो 1950 में, फोर्थ आया था वो आया था 1952 के अंदर। ठीक है, 1933, 39, 50, 52। ठीक है, फिर आया था 1957 में। ठीक है, फिर आया था 1960 में, यह था 6th एडिशन था। फिर 6th एडिशन का रीप्रिंट आया था 1963 में। ठीक है, ये 1963 वाला जो 6th जो रीप्रिंट एडिशन है उसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आया था 1987 में जो इसका कौन सा था, 7th एडिशन। देखो 7th एडिशन के अंदर मुख्य संपादक कौन थे, क्योंकि 1987 रंगनाथन जी की मृत्यु 1972 में हो चुकी थी। इस कारण से जो 1987 वाला एडिशन है वो 3 व्यक्तियों ने मिलकर निकाला था। एम गोपीनाथ हैं, नीलमेघन महोदय और सीताराम जी, उन्होंने मिलकर के 1987 वाला जो एडिशन है वो निकाला था। इसमें मुख्य संपादक कौन थे, तो वो आए एग्जाम में, तो मालूरा जी गोपीनाथ, एम गोपीनाथ हैं और 1987। अब बात करते हैं, देखो ये 1963 वाला रीप्रिंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब तक जो ये 7th एडिशन है इसका प्रयोग शुरू नहीं हुआ है। ये आ चुका है लेकिन इसका प्रयोग शुरू नहीं हुआ है। प्रयोग होता है तो होता है 6 रीप्रिंट जो 1963 वाला है, 6 रीप्रिंट एडिशन 1963 वाला, इसी का मतलब कि भारतीय पुस्तकालयों के अंदर उपयोग किया जाता है। तो हम इस एडिशन को इसी कारण से देख रहे हैं। और अब बात करते हैं, देखो कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण की। ठीक है, कहां से चलते हैं, देखो प्रथम संस्करण आया है इसका 1935 में। ठीक है, अब प्रथम संस्करण की मुख्य विशेषताएं, आया कभी ये 1933 के अंदर। ठीक है, कितने भागों में था ये, देखो 3 भागों में। कितने भागों में था ये, 3 भागों के अंदर था ये, 3 भागों में बटा हुआ था। इसका जो पहला भाग था वो तो कहलाता है इसका भूमिका। क्या कहलाता है, भूमिका कहलाता है। दूसरा भाग है वो क्या कहलाता है, अनुसूची कहलाता है। और जो इसका तीसरा भाग है वो क्या कहलाता है, अनुक्रमणिका कहलाता है। ठीक है, तीसरा भाग अनुक्रमणिका कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोलन क्लासिफिकेशन की जो अनुक्रमणिका है उसको कहते हैं विषय अनुक्रमणिका,
विषय अनुक्रमणिका मतलब सब्जेक्ट इंडेक्स। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। एक तो कॉलम क्लासिफिकेशन की इंडेक्स, ठीक है, और एक आती है डीडीसी की इंडेक्स। ठीक है, दोनों को अच्छी तरीके से याद रख लेना है। कॉलम क्लासिफिकेशन की जो इंडेक्स है उसको कहते हैं सब्जेक्ट इंडेक्स। ठीक है, जबकि डीडीसी की जो इंडेक्स होती है उसको बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव इंडेक्स। देखो भूमिका के अंदर इसमें कितने पेज थे? वो थे 127। ठीक है, इसके अंदर थे 135, इसमें थे 45। इस प्रकार कुल फर्स्ट एडिशन के अंदर कुल कितने पेज थे? 307 पेज थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एडिशन के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी वो ध्यान रखनी है। फर्स्ट एडिशन के अंदर भूमिका में 127 पेज में थी, अनुसूची थी वो 135 पेजों में थी, और अनुक्रमणिका थी वो 45 पेजेस में थी। अनुक्रमणिका को क्या नाम दिया गया था? सब्जेक्ट इंडेक्स दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करता हूं इसकी जो और विशेषता है सीसी के जो 1933 के अंदर फर्स्ट एडिशन आया था। देखो इसका प्रकाशक मैंने बता दिया, प्रकाशक कौन है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है। देखो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 3 जनवरी 1928 में। कब हुई थी? 3 जनवरी 1928 में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है, अब जो ये सीसी है इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? मिश्रित अंकन का। मिश्रित अंकन का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? मिश्रित अंकन। अब मिश्रित अंकन के अंदर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंडो अरेबिक संख्याओं का। किसका? इंडो अरेबिक संख्याओं का। ठीक है, अब इंडो अरेबिक संख्या कौन सी होती है? जो गिनती की 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ से लेकर के जो 9 तक चलती है वो क्या कहलाती है? इंडो अरेबिक संख्या ही कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तो वो आती है कौन सी? रोमन। रोमन जो संख्याएं होती है, ग्रीक रोमन, जिनको ग्रीक रोमन लेटर बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या उसके अंदर जो है वो कैपिटल रोमन लेटर, कैपिटल रोमन होती है। कैपिटल रोमन है, उसका प्रयोग होता है ए से लेकर के जेड तक। ए से लेकर के जेड तक है वो कैपिटल रोमन का प्रयोग होता है। इसके अलावा होता है, अब बात करते हैं स्मॉल रोमन की। ठीक है, स्मॉल जो रोमन लेटर है उसका प्रयोग भी कैसे है? ए से लेकर के जेड तक है। ठीक है, ए से जेड तक है, लेकिन देखो इस यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कहां से बनता है कि आई, एल और ओ को छोड़कर। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि इस कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से रोमन लेटर का प्रयोग हुआ है या कौन कौन से रोमन लेटर का प्रयोग नहीं हुआ। देखो एग्जाम में अधिकतर जो है क्वेश्चन आता है कि कौन से का नहीं हुआ है, तो इसमें ए, बी, सी और एक है जो इसमें से दे देगा, या इसे बोल देगा कि कौन से का हुआ है तो आई, एल, ओ दे देगा और उसके अलावा ए दे देगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में हो जाएगा। तो याद रखना है इंडो अरेबिक संख्याओं का प्रयोग हुआ है, कैपिटल रोमन का प्रयोग हुआ है और स्मॉल रोमन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कॉमन आइसोलेट की। ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है स्टूडेंट्स कि कॉमन आइसोलेट के लिए रंगनाथन जी ने किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है, तो वो उन्होंने किया है स्मॉल रोमन का। कौन से रोमन का? स्मॉल रोमन लेटर का। स्मॉल रोमन लेटर का। देखो कॉमन आइसोलेट है उनके लिए रंगनाथन जी ने है वो स्मॉल रोमन का प्रयोग किया है। अब स्मॉल रोमन के अंदर है वो जैसे डी टेबल है, एन जो सीरियल है और एम है वो पीरियोडिकल के अंदर आता है। इस प्रकार से जो कुछ स्टैंडर्ड्स जो कॉमन आइसोलेट्स हैं उनके बारे में हम एक क्लास अलग से लगाएंगे, तो उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉमन आइसोलेट के अंदर किस प्रकार के अंकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसी के जो फर्स्ट संस्करण है, प्रथम जो संस्करण है उसके अंदर जो एक तो स्पेस आइसोलेट, ठीक है, एक तो होता है स्पेस आइसोलेट, एक है लैंग्वेज आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट,
लैंग्वेज आइसोलेट और एक होता है टाइम आइसोलेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। स्पेस आइसोलेट, लैंग्वेज आइसोलेट और टाइम आइसोलेट के लिए पृथक अलग अलग क्या दी हुई है, अनुसूचियां दी गई है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्पेस आइसोलेट, लैंग्वेज आइसोलेट, टाइम आइसोलेट के अलग अलग अनुसूचियों का प्रावधान कौन से संस्करण में किया गया था, वो किया गया था प्रथम संस्करण में। ठीक है, इसी संस्करण में प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए, प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए भी क्या दी गई थी, अलग अलग क्या दी गई, अनुसूची दी गई थी। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए भी क्या दी गई थी, अनुसूची। और प्रत्येक जो मुख्य वर्ग है उसके जो अंकन है उनको किस चिन्ह से जोड़ा गया था, तो उसको जोड़ा गया था कोलन चिन्ह से। किस चिन्ह से जोड़ा गया था, कोलन चिन्ह से जोड़ा गया था। इसी कारण जो ये कोलन क्लासिफिकेशन है, इसका नाम कोलन क्यों पड़ा है, कारण यही है कि प्रत्येक मुख्य वर्ग के जो अंक हैं, मतलब प्रत्येक मुख्य वर्ग हैं, उनको कोलन चिन्ह की सहायता से जोड़ा गया था। इसी कारण रंगनाथन महोदय ने इसका नाम रखा कोलन क्लासिफिकेशन। और जो रंगनाथन जी ने ये कोलन क्लासिफिकेशन का आविष्कार किया था, वो क्या कि लंदन के अंदर एक जो बच्चों के खेलने का एक खिलौना था, मैकेनो सेट बोलते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार उसके अंदर क्या कि नट बोल्ट आदि होते हैं, तो उनको जोड़ करके अलग अलग आकृतियां बनाई जा सकती है। चाहे वो जितनी आकृतियां बना लो, फिर वापस खोलो, फिर नई आकृति बना लो, फिर खोलो, फिर वापस नई आकृति। तो उसी मैकेनो सेट को मतलब कि रंगनाथन जी ने देखकर उसी के आधार पर मतलब कि पक्ष है, विभिन्न प्रकार के फोसाई हैं, फेसेट है, इनका मतलब प्रावधान किया और कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण किया। ठीक है, और योजक चिन्ह के लिए उन्होंने कोलन चिन्ह का प्रयोग किया। इसी कारण इसका नाम क्या दिया गया, कोलन क्लासिफिकेशन उन्होंने नाम रखा। और प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए उन्होंने क्या बनाई, अनुसूची बनाई। ठीक है, इसके अलावा रंगनाथन महोदय ने जो है वो फेज रिलेशन, देखो फेज रिलेशन की अवधारणा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रंगनाथन महोदय ने फेज रिलेशन की अवधारणा जो है कौन से संस्करण में थी। तो फेज रिलेशन की जो अवधारणा दी गई थी वो दी गई थी कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन के अंदर। ठीक है, फेज रिलेशन। ठीक है, फेज रिलेशन की बात करते हैं। फेज रिलेशन, ठीक है, फेज रिलेशन की जो अवधारणा है, फेज रिलेशन की अवधारणा इसी प्रथम संस्करण में दी गई थी। और जो दशा संबंध है, फेज रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं दशा संबंध। तो दशा संबंधों को जोड़ने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया था, तो वो किया था शून्य। मतलब दशा संबंधों को जोड़ने के लिए शून्य क्या है, योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, शून्य का योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया था। इसके अलावा प्रथम संस्करण के अंदर जो है अल्फाबेटिकल डिवाइस है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है, ज्योग्राफिकल डिवाइस है और सब्जेक्ट डिवाइस है, इनका प्रयोग किया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, आपके भी आ सकता है। देखो सब्जेक्ट डिवाइस का तो क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में कि सब्जेक्ट डिवाइस को जोड़ने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। वो आता है जो वर्ताकार कोष्टक नहीं होता क्या, जिसको हम बोलते हैं गणित के हिसाब से छोटा कोष्टक बोलते हैं, तो उसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस और ज्योग्राफिकल डिवाइस, ये तो नाम से स्पष्ट है, आसानी से पता चलने वाली है, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। देखो ज्योग्राफिकल डिवाइस है जिसमें विभिन्न प्रकार के एरिया शामिल होते हैं, जैसे मान लो भारत है, राजस्थान है, कोई महासागर है, कोई मतलब घास के मैदान है, तो वो इसी ज्योग्राफिकल डिवाइस में आते हैं, स्पेस आइसोलेट के अंदर आते हैं। और जो ये ज्योग्राफिकल डिवाइस, जैसे मान लो भारत के लिए नंबर है कोलन क्लासिफिकेशन कितना है 44 है, राजस्थान के लिए 44 है, 30 है, तो ये ज्योग्राफिकल। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है उसमें हमेशा समय की बात होती है। ठीक है, समय की बात, जैसे मान लो कोई ईसा पूर्व की बात है या ईसा के बाद की बात है या कौन सी सन की बात है, तो ये दोनों का पहचान देखो आसानी से हो जाता है। बात करते हैं अल्फाबेटिकल डिवाइस। देखो अल्फाबेटिकल डिवाइस, जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मान लो कोई गेहूं खरीदा, गेहूं की भी 4-5 किस्में होती है, तो अगर 4-5 किस्मों का अलग अलग नंबर बनाते हैं तो देखो वर्गांक तो एक ही बनेगा। तो उनको अलग अलग नंबर देने के लिए क्या करते हैं, उनके मतलब किस्म का, ब्रांड का क्या है, वो ब्रांड का जो प्रथम अक्षर है उसका प्रथम लेटर क्या है उसके वर्गांक के साथ जोड़ देते हैं। तो अल्फाबेटिकल डिवाइस में क्या होता है, जैसे मान लो चावल की किस्म कौन सी है, चावल की किस्म। अब देखो चावल की जैसे मान लो बहुत सारी किस्में, जैसे मान लो बासमती चावल है, पंजाबी चावल मान लो, या राजस्थानी चावल मान लो। ठीक है, कोई सी भी किस्में होगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि किस्में है या नहीं है, बाकी बहुत किस्में होती हैं, सोनालिका चावल भी आता है। तो
इनका नंबर देखो, जब हम कॉलम क्लासिफिकेशन में जो नंबर बनाते हैं तो इसका जो चावल है, जो भी खाद्य फसलें होती है वो जे में आती है। जे का मतलब होता है एग्रीकल्चर। फिर चावल के लिए शायद नंबर यूज होता है 531 के आसपास, ये कंफर्म मुझे है नहीं, देख लेना, अभी कॉलन होती तो मैं बता देता। और फिर देखो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अल्फाबेटिकल डिवाइस है उसका प्रयोग कैसे होता है। मेन टारगेट ये है, तो बासमती के लिए क्या यूज करेंगे हम, बी यूज कर देंगे। फिर जैसे मान लो ये पंजाबी, उसके लिए क्या बनाएंगे, जे 531, फिर पंजाबी के लिए पी कर देंगे, और इसी प्रकार जे 531 राजस्थानी चावल के लिए आर कर देंगे। तो ये क्या है, मतलब अल्फाबेटिकल डिवाइस है कि किसी भी मतलब कि जो मतलब प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनके वर्गांकों को स्पष्ट नंबर देने के लिए या अन्य से स्पष्ट अलग दिखाने के लिए जो भी अंकन का प्रयोग किया जाता है वो करता है वर्णक्रम। मतलब उसमें उस ब्रांड के वर्ण का जो प्रथम लेटर है उसका यूज करते हैं। जैसे बासमती का बी किया, पंजाबी का पी किया और राजस्थानी का आर किया, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं सब्जेक्ट डिवाइस। देखो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट डिवाइस, क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट डिवाइस है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट डिवाइस। क्या बोलते हैं, देखो सब्जेक्ट डिवाइस है। सब्जेक्ट डिवाइस के लिए किस प्रकार के कोष्टक का यूज किया जाता है, तो वर्ताकार कोष्टक, ठीक है, वर्ताकार कोष्टक बोलते हैं, या इसको जैसे गणित की भाषा में बोलते हैं छोटा कोष्टक बोलते हैं। ये वाला जो कोष्टक है इसका प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट डिवाइस के लिए, वर्ताकार कोष्टक, या गणित की भाषा में बोलते हैं तो छोटा कोष्टक, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट डिवाइस का यूज है वो क्या, जैसे मान लो आपको किसी मेन क्लास के अंदर आप कोई नंबर बना रहे हो और अगर कोई उसके अंदर हेडिंग के अंदर कोई वर्ड है वो दूसरी मेन क्लास का है, तो उस दूसरी मेन क्लास के जो है वर्ड है उसको, उसके अंक को उस मुख्य मेन क्लास में जोड़ने के लिए जो है सब्जेक्ट डिवाइस का यूज किया जाता है। देखो एग्जांपल समझना, जैसे मान लो एक टाइटल हमारे को दिया गया है मेडिकल लाइब्रेरीज। क्या दिया गया है, मेडिकल लाइब्रेरीज, ठीक है। अब मेडिकल लाइब्रेरीज की बात करें तो देखो इसके अंदर मुख्य मेन क्लास क्या है, लाइब्रेरी साइंस है। तो मुख्य मेन क्लास के अंदर लाइब्रेरी साइंस का नंबर बनता है कॉलम क्लासिफिकेशन में 2, ठीक है। इसके बाद देखो मेडिकल का नंबर होता है मेडिसिन। मेडिसिन किसमें, एल जो मेन क्लास है, एल में क्या आती है, मेडिसिन आती है। तो इसको क्या है कि लाइब्रेरी साइंस दोनों अलग अलग मेन क्लासेस हो गई, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि इस जो लाइब्रेरीज है इसी के अंदर पी पक्ष के अंदर जो 4 होता है उसके मतलब कि सब्जेक्ट डिवाइस के द्वारा एल मेडिसिन को लाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, मेडिकल लाइब्रेरीज का नंबर बना। मतलब ये 2 लाइब्रेरी साइंस का नंबर है और एल मेडिसिन का। इसको जोड़ने के लिए जो ये कोष्टक का यूज किया, इसका एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सब्जेक्ट डिवाइस को जोड़ने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है छोटे कोष्टक का, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड एडिशन की, ठीक है। देखो इसका जो द्वितीय संस्करण है कॉलम क्लासिफिकेशन का, जो द्वितीय संस्करण है वो कब आया था, द्वितीय संस्करण आया था वो आया था 1939 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट एडिशन के बारे में देख लिया, अब बात करते हैं द्वितीय एडिशन की। द्वितीय एडिशन 1939 के अंदर आया था। तो इसके अंदर जो को 3 भागों में था, ये कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में, सॉरी ये कितने भागों में था, 4 भागों के अंदर था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कॉलम क्लासिफिकेशन का जो सेकंड एडिशन है वो कितने भागों में बटा हुआ है, तो 4 भागों में। देखो दूसरा है वो 4 भागों में है और फर्स्ट एडिशन है वो है 3 भागों में, ठीक है। फर्स्ट एडिशन के 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो भूमिका है, दूसरा अनुसूची है, तीसरा अनुक्रमणिका, ठीक है। इसके अंदर जो 4 भाग है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं आज। देखो पहला है वर्गीकरण के नियम। क्या है, वर्गीकरण के नियम, ठीक है, वर्गीकरण के नियम। दूसरा है वो है अनुसूचियां, तीसरा है वो है अनुक्रमणिका। अब देखो कॉलम क्लासिफिकेशन की अनुक्रमणिका को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट इंडेक्स, ठीक है, याद रखना है। और चौथा है श्रेणी ग्रंथों के उदाहरण, श्रेणी
ग्रंथों के उदाहरण। अब देखो श्रेणी जो ग्रंथ हैं उनके उदाहरण दिए हैं वर्गांक सहित। किस प्रकार दिए हैं? वर्गांक सहित, मतलब कि उनके वर्गांक हैं वो बने बनाए हैं। वर्गांक क्या है? बने बनाए हैं, उनको कोई मतलब कि अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार जो इसका सेकंड एडिशन है वो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। अब देखो वर्गीकरण के जो नियम है, पहला जो भाग उसमें बताया जाता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन कैसे क्या यूज किया जाता है, फिर जो शेड्यूल होता है, फिर अनुक्रमणिका होता है। अनुक्रमणिका के अंदर अगर आपको कोई अनुसूची में कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो आप अनुक्रमणिका की सहायता से ढूंढ सकते हैं। फिर बात आती है देखो श्रेणी ग्रंथ। अब श्रेणी ग्रंथ क्या होते हैं? श्रेणी ग्रंथों में आते हैं जैसे मान लो आपके जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे बाइबल है, कुरान है, महाभारत है, रामायण है, गीता है, तो ये क्या होते हैं? श्रेणी ग्रंथ में आते हैं। इनके जो है वो बने बनाए रेडीमेड नंबर होते हैं। रंगनाथन जी ने क्या है कि इन सभी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, श्रेणी ग्रंथ हैं, उनके क्या है कि बने बनाए रेडीमेड नंबर डाले हैं, और उन रेडीमेड नंबरों को भी किस आधार पर व्यवस्थित किया? वर्ण क्रम में, मतलब अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि श्रेणी ग्रंथ के नामों का जो है वो अरेंजमेंट वो किस प्रकार किया गया है, तो वो किया गया किस प्रकार? अल्फाबेटिकली किया गया है। ठीक है। दूसरा एडिशन है, इसी के अंदर ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग किया गया। किसका? ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग शुरू किया गया। ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग शुरू किया गया। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो एमएस के वीएस के एग्जामिनेशन में लगती हैं, उनके अंदर बहुत बार आ चुका है कि ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग है कॉलम क्लासिफिकेशन के कौन से संस्करण में आया, तो आया था द्वितीय संस्करण में। ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग शुरू किया गया। ठीक है। इसके अलावा देखो ये एक और इम्पोर्टेंट है, मूलभूत श्रेणियां। मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा दी गई। मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा दी गई। मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा का प्रतिपादन किया रंगनाथन जी ने। मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा का जो है रंगनाथन जी ने प्रतिपादन किया। और कितनी मूलभूत श्रेणियां थी? 5 मूलभूत श्रेणियां। कितनी मूलभूत श्रेणियां थी? 5 मूलभूत श्रेणियां थी। ठीक है, 5 मूलभूत श्रेणियां थी। वो 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी थी? देखो देखते हैं। एक तो थी P, एक थी M, एक थी E, एक थी S और एक थी T। ठीक है। रंगनाथन जी ने मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा कौन से संस्करण में थी? द्वितीय संस्करण में थी। ग्रीक अक्षर डेल्टा का प्रयोग कौन से संस्करण में किया? वो द्वितीय संस्करण में किया। और जो है ये द्वितीय संस्करण है वो कितने भागों में था? 4 भागों में। और इन सभी जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, इनको जोड़ने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया? कोलन का। ठीक है। इन सभी श्रेणियों को जोड़ने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया? कोलन का। देखो अब जो वर्तमान में 6 रीप्रिंट यूज करते हैं उसमें तो अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो जो है आगे जिस प्रकार से जैसे चौथा चलेगा, 5वां चलेगा, तो तब आगे बताएंगे। ठीक है। देखो मूलभूत श्रेणियां थी 5। अब देखो P का नाम होता है पर्सनैलिटी। ठीक है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। ठीक है। दूसरा होता है मैटर। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है। ई का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है। एस का मतलब होता है स्पेस। स्पेस के अंदर देखो नाम से पता चल रहा है स्पेस, जैसे मान लो कोई देश का मतलब जैसे भारत है, राजस्थान है, या कोई जिला है, या कोई नगर है, ग्राम है, वो सभी क्या है? स्पेस। मतलब स्थान विशेष का जो भी नाम होता है ना वो स्पेस के अंदर आता है। SPAC स्पेस। ठीक है। इसके अंदर टाइम है। टाइम का देखो नाम से पता चल रहा है, मतलब काल पक्ष होता है ये। इन सभी को योजक, इन सभी जो मूलभूत श्रेणियां हैं, इनको जोड़ने के लिए कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया था कोलन का। ठीक है। मतलब सभी इन मूलभूत श्रेणियों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह। अब देखो जो ये मूलभूत श्रेणियां शब्द है, जो ये मूलभूत श्रेणियां शब्द है, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना आपको, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या होता है कि ये आता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि PMEST है मूलभूत श्रेणियां विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लो एक वर्ड एंड फ्रेजेज है या मूलभूत श्रेणियां, ऐसे ऑप्शन में आते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है? क्योंकि और ये मूलभूत श्रेणियां वो किसने कही थी? रंगनाथन जी ने कही थी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि PMEST जो मूलभूत श्रेणियां हैं उनको कैसे क्या पहचाना जाता है, या इसके बारे में रंगनाथन जी ने क्या नए नियम बनाए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखो बात करते हैं व्यक्तित्व की। किसकी बात करते हैं? व्यक्तित्व, मतलब पर्सनैलिटी की बात करते हैं। जो P पक्ष होता है
पी पक्ष के अंदर आता है व्यक्तित्व। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो ये सभी मूलभूत श्रेणियां हैं, इससे पहले नोट कर लिया, जो ये सभी मूलभूत श्रेणियां हैं इनको रंगनाथन जी ने किस रूप में मतलब कि व्यवस्थित किया है, तो वो किया है मूर्तता हास के क्रम में। ठीक है, मूर्तता हास के क्रम के अंदर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रंगनाथन जी ने जो पीएमईएसटी का जो व्यवस्थित किया है वो किस प्रकार से मूर्तता हास में, मतलब जो सर्वाधिक मूर्त श्रेणी होती है, कौन सी सर्वाधिक मूर्त श्रेणी होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है सर्वाधिक मूर्त श्रेणी। ठीक है, फिर होती है एक न्यूनतम मूर्त श्रेणी, न्यूनतम मूर्त श्रेणी। ठीक है, देखो सर्वाधिक मूर्त को सब मैंने कहा कि सर्वाधिक मूर्त है उसको पहले रखेंगे और न्यूनतम मूर्त उसको बाद में। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक मूर्त श्रेणी कौन सी, तो सर्वाधिक मूर्त श्रेणी इसमें पीएमईएसटी में कौन सा है सबसे पहले, पी है, तो सर्वाधिक मूर्त हो जाएगा पी, मतलब व्यक्तित्व पक्ष है वो सर्वाधिक मूर्त है। और जो न्यूनतम मूर्त के अंदर जो लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो वो है टी क्या है, सर्वाधिक न्यूनतम मूर्त है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं था, अगला पूछने वाला को घुमा करके पूछता है कैसे कि सर्वाधिक अमूर्त श्रेणी कौन सी, तो सर्वाधिक अमूर्त, देखो जो न्यूनतम मूर्त होगी वो सर्वाधिक अमूर्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सर्वाधिक अमूर्त हो जाएगी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपको, जो न्यूनतम मूर्त होगी वो सर्वाधिक क्या हो जाएगी, अमूर्त हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये क्या हो जाएगी, न्यूनतम अमूर्त। ठीक है, न्यूनतम अमूर्त। एग्जाम में देखो क्वेश्चन किसी प्रकार से पुटअप हो कि सर्वाधिक मूर्त कौन सी है, पी, न्यूनतम अमूर्त कौन सी है, पी, देखो ये घुमाने का फेर है केवल अगले का, देखो न्यूनतम मूर्त है टी, तो सर्वाधिक अमूर्त कौन सी जाएगी, टी टाइम आइसोलेट। ठीक है, रंगनाथन जी ने इन जो पीएमईएसटी जो मूलभूत श्रेणियां हैं इनको मूर्तता हास के क्रम में व्यवस्थित किया है। सर्वाधिक मूर्त तो होता है व्यक्तित्व पक्ष और न्यूनतम मूर्त होता है वो कौन सा था, टाइम पक्ष। ठीक है, काल पक्ष। अब बात करते हैं इनके प्रत्येक श्रेणी की व्यक्तित्व की। देखो सबसे पहले देखो रंगनाथन जी है वो जीवन भर इस व्यक्तित्व पक्ष की परिभाषा नहीं दे पाए। रंगनाथन जी है उन्होंने स्वयं ने भी स्वीकार किया है कि जो व्यक्तित्व पक्ष होता है उसकी पहचान करना इन सभी मूलभूत श्रेणियों में क्या है, सबसे कठिन है। मतलब रंगनाथन जी के अनुसार इन सभी मूलभूत श्रेणियों में व्यक्तित्व पक्ष की पहचान करना क्या है, सबसे कठिन है। रंगनाथन जी ने जो इस व्यक्तित्व पक्ष है इसकी पहचान के लिए एक विधि दी है, अवशेष विधि। कौन सी दी है, अवशेष विधि। ठीक है, अवशेष विधि। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, वो सीधे सीधा आता है कि व्यक्तित्व पक्ष की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या व्यक्तित्व पक्ष की पहचान के लिए रंगनाथन जी ने कौन सी विधि दी है, तो वो दी है अवशेष विधि। अवशेष विधि को इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, मेथड ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, अवशेष विधि। अब देखो रंगनाथन जी ने जो है व्यक्तित्व पक्ष के बारे में कुछ कहा है कि ये क्या है, रंगनाथन जी ने पी पक्ष के बारे में कहा कि यह भ्रामक है, भ्रामक है, अकथनीय है, अकथनीय है, अपरिभाष्य है, अपरिभाष्य है, अपरिभाष्य है, अवर्णनीय है, अवर्णनीय है, एवं है तथा नितांत दुराग्रह है, नितांत दुराग्रह है। ठीक है, रंगनाथन जी ने जो ये पी व्यक्तित्व पक्ष है इसके लिए एक कहा है कि उसके मतलब कि पता करने के लिए कौन सी विधि दी है, तो वो दी है अवशेष विधि। कौन सी विधि दी है, अवशेष विधि दी है। उसके लिए ये एक कथन कहा है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे आएगा कि रंगनाथन जी ने कौन से पक्ष के लिए कहा है कि यह भ्रामक है, अकथनीय है, नितांत दुराग्रह है, अपरिभाष्य है, तो वो कौन से के लिए आएगा, व्यक्तित्व पक्ष के लिए। देखो ये लाइन है वो ठीक से याद रखनी, एग्जाम में कथन के तौर पर भी आ सकता है कि व्यक्तित्व पक्ष के लिए किसने कहा है कि यह भ्रामक अकथनीय है, अपरिभाष्य वर्णनीय है, तो वो कौन आएगा, रंगनाथन जी ने कहा है। रंगनाथन जी ने भी कहा है कि ये जो व्यक्तित्व पक्ष है इसका मतलब कि इसका पता लगाना बहुत इन सभी श्रेणियों में मुश्किल है। इसके बाद देखो बात करते हैं मेटर की। इसकी बात करते हैं मेटर की। देखो मेटर, देखो आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही आपको पता चलता होगा कि मेटर का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ।
पदार्थ के अंदर जैसे मान लो विभिन्न प्रकार के तत्व आते हैं, जैसे मान लो सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या है पदार्थ। अब जैसे मान लो लाइब्रेरी साइंस के अंदर पदार्थ क्या आएगा, लाइब्रेरी साइंस के अंदर पदार्थ आएगा वो आएगा पाठ्यक्रम। क्या आएगा, जो पाठ्यक्रम है, या जैसे मान लो किसी प्रकार के ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं, ठीक है, ये सभी क्या आते हैं पदार्थ पक्ष में आते हैं लाइब्रेरी साइंस के। एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास के अंदर है जो पाठ्यक्रम, ग्रंथ या पांडुलिपियां हैं या पाठ्य पुस्तकें हैं वो किसके अंतर्गत आती है, तो एम के अंदर, मैटर के अंदर। तो इसका भी पहचान करना आसान है कि इसके अंदर कोई पदार्थ हमें मिले तो ये जाहिर सी बात है मैटर में जाएगा। फिर ई का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्रिया संपादित होती है तो वो क्या होता है एनर्जी पक्ष में जाता है। जिस प्रकार से कोई रोग है तो रोग अगर कोई उपचार करते हैं, मतलब कोई क्रिया हो रही है ना, तो वो किस में जाएगा, एनर्जी पक्ष में जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि कोई रोग है उसका उपचार है या कोई किसी भी प्रकार की कोई क्रिया हो रही है, जैसे मान लो आसवन है, पृथक्करण है, ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं, तो आपको ये अनुमान लगाना है कि किस में जाएगा, एनर्जी पक्ष में जाएगा। ठीक है, इस पर इसके आगे देखो स्पेस, एस है वो क्या है स्थान पक्ष आता है, और टी है वो समय पक्ष आता है। देखो इन दोनों का पहचान सबसे आसान है, सबसे जो आसान और सरल है वो है स्थान। देखो स्थान मतलब कि किसी भी अगर भौगोलिक एरिया का नाम है, जैसे राजस्थान, हिंदुस्तान जो भी है, तो उसके लिए स्पेस होता है। जैसे मान लो कोई महासागर है, घास के मैदान है, वो सभी इसी में आते हैं, या कोई नगर है, ग्राम है, वो सभी क्या आते हैं स्पेस के अंदर आते हैं। टाइम, टाइम देखो समय होता है, समय में जैसे मान लो वर्ष है, महीने हैं, ये सभी इसमें आते हैं। इसके अलावा जो ऋतुएं होती हैं वो भी इसी समय पक्ष के अंदर आती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।